तो हमें कहा जाता है कि हम जो कुछ कहते हैं उस पर आचरण नहीं करते। आखिर सदन में बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें मिली है बनी है वहां आचरण हो सकता है, और आप हमें केंद्र में समय देकर देखो और हम सारी बातें अमल में लाकर दिखा देंगे। मगर ये मेरी समझ में नहीं आया कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो? तुमने ये क्या रूप बनाया है? रात में क्यों आए हो? चुप कर क्यों आए हो? चोरी छिपे क्यों आए हो? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता हथियाई। हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। दोनों गलत है, मगर आप सिखों पर हुए अत्याचार की निंदा नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, नहीं 10 साल बहुत बार किया है, हाउस में किया है, कितने बार किया है, पार्लियामेंट में कब किया? हाउस में कभी सारे अपराधी पकड़े नहीं गए। नंबर ऑफ टाइम्स वी रेज दिस इशू, व्हाई इज मेकिंग सच एलिगेशन। मुलायम जी मेरे कांग्रेसी थे, वही आज भाजपाई बन करके और उन्होंने सिखों को लखनऊ में लूटा। और वही बिल्कुल हम नाम बता देते हैं। प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन। चलो, मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी इस मामले में न बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके शासनकाल में प्लीज सिट डाउन। उनके शासन जिस तरह से उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ जो दिल्ली प्रदर्शन के लिए आना चाहती थी, बलात्कार हुआ जो कोर्ट ने जिसकी पुष्टि कर दी है, उसके बाद मुलायम सिंह जी जहां भाजपा के लोगों ने मुसलमान लोगों को लगा हुआ है। गलत महिलाओं के साथ। अध्यक्ष महोदय प्लीज सिट डाउन। ये मेरे जो पॉइंट प्लीज नो प्लीज सिट डाउन। ये सभी मित्र कल से लेकर आज तक बोलते रहे। अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। और अगर संख्या बल के आधार पर ये करने का आप प्रयास करेंगे तो हमें सदन के बाहर ये विचारों की लड़ाई ले जाना पड़ेगी।
महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर प्लीज जहां से मैंने आरंभ किया था वहां अपने भाषण को ले जाना चाहता हूं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता यूनाइटेड फ्रंट ने श्री देवेगौड़ा को किस आधार पर अपना चौथे नंबर का नेता चुना है। वो यूनाइटेड फ्रंट की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वो तो फोर्थ चॉइस थे। मगर जो इनकी फोर्थ चॉइस थे अब वो देश की फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं। मैं समझ सकता था नहीं, और उसका कारण ये है अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस चर्चा में ऐसे संगठनों का नाम लिया गया, उन्हें यहां घसीटने की कोशिश की गई, जो स्वतंत्र संगठन है, जो अपने राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण के काम में लगे। मेरा इरादा, मेरा उल्लेख आरएसएस से है। आरएसएस के विचारों से किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन आरएसएस पर जिस तरह के आरोप लगाए गए उन तरह के आरोपों की कोई आवश्यकता नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी में और दलों में भी आरएसएस के रचनात्मक काम के लिए लोगों के दिलों में आदर है, सहयोग है। अगर वो दुखियों की बस्ती में जाकर काम करते हैं, अगर वो जाकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रसार करते हैं, तो इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए, इसलिए उनको पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और यूनाइटेड फ्रंट में भी आप जिन्हें नेता बनाने जा रहे हैं श्री देवेगौड़ा जी, वो भी आरएसएस की अच्छाइयों से परिचित हैं और आरएसएस की प्रशंसा कर चुके हैं। अभी आरएसएस की 20th एनिवर्सरी हुई थी। आरएसएस की ओर से समर्थन करने के लिए अध्यक्ष महोदय,
मैं अपने दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं। हो गया भाई, हो गया। Enough, enough. No, it's enough. Enough. ये एक और था जिसमें हमारे दलित कितने थे, ये नहीं है। टोटल 80, 77 बीजेपी कितने? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, Order, please. मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूं। प्रधानमंत्री के निर्देश के कारण और निर्देश के आधार पर मैं विश्वास मत लेकर आया हूं। राष्ट्रपति, अब अगर चर्चा होती है और उसमें बिजू पटनायक जैसा वरिष्ठ नेता मुझे टोकता है, Please, Mr. Patnaik, you don't have to react for everything. Mr. Patnaik, you are the senior most, one of the senior most leaders of the country. Please, you don't have to react for everything. अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि इस देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतःकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस के संपर्क में आए, वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। और और मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं। मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आरएसएस भी था। स्वर्गीय, उसमें कम्युनिस्ट नहीं थे। कम्युनिस्ट तो क्या भूमिका अदा कर रहे थे मैं कहना नहीं चाहता। श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। जब देश पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए और ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो आरएसएस के स्वयंसेवक या कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। किसी ने उन पर आपत्ति नहीं की। अभी इमरजेंसी के खिलाफ अभी बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ था और जिसको संज्ञा दी गई थी सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल की, और उसमें श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे। उन्होंने जो भाषण दिया उसका अंश मेरे पास है। मैं कोट कर रहा हूं, आरएसएस इज ए स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन। इन माई 40 years, वो तो देवेगौड़ा जी तो यहाँ है नहीं।